गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों लास्ट टर्न पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक आ चुके हैं। और क्विक रिवीजन, पहला पॉइंट हम सेल्स पढ़ते हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एंड बेसिकली द सेल इज इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल है तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रोलिटिक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हम स्टार्टिंग करते हैं गैल्वेनिक, वोल्टिक और डेनियल सेल से, जिसमें दो हाफ सेल्स लेते हैं इनिशियली। दो हाफ सेल में एक एनोड है, एक कैथोड है, एक्सटर्नली वायर से जुड़े हैं, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हैं। डन। सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल था? ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज करता है, इंटरनल सर्किट जोड़ता है। सॉल्ट ब्रिज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी, कैटाइन और एनाइन की मोबिलिटी एग्जैक्टली सेम हो, KCl, KNO3 एक्सेट्रा। यूजुअली लेफ्ट पे एनोड को लेना है और लोन वर्ड याद रखना है, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब एक मेटल को अपने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की जो होगी, दिस डेवलप्स ड्यू टू सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, and as there is a difference in these two pressure, a potential develops which is termed as electrode potential. तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बेसिकली हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन। लेकिन मतलब क्या है, अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या कह सकते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। जिन एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है उनका रिडक्शन होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोड चार तरह की होती हैं। वन इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जिसे अभी तक डिस्कस किया हमने। वन इज गैस इलेक्ट्रोड, सेम वही है, बस ओनली डिफरेंस इज कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो डायरेक्ट स्टैंड कराने के लिए आपको एक मेटल की सहायता चाहिए, दैट इज वहां प्लेटिनम की वायर या और कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसमें वो गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, समथिंग लाइक दिस, तो वो गैस इलेक्ट्रोड है। वन इज नोन एज सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है। एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जैसे ग्रेफाइट है, जो पैसिव इलेक्ट्रोड्स में आते हैं। फॉलोड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, या ये डिपेंड किस पे करते हैं? तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हमने पोटेंशियल निकाले हैं, SHE को हमने माना है 0। बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल माना है 0 वोल्ट। फॉलोड बाय इस 0 वोल्ट से कंपेयर करके बाकी एलिमेंट को एक सीरीज बना दी, विच इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों हमने कहा कि जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, पॉइंट टू नोट, विद साइन सोचना है, -1 और -3 में -3 कम है। जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, दैट मींस उसके रिड्यूस होने की पावर कम है, ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, और इसीलिए ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दैट मींस उतना अच्छा मेटेलिक, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना ज्यादा दूसरे को रिप्लेस कर सकता है मेटल को, समथिंग लाइक दिस। और जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिडक्शन ज्यादा है तो रिड्यूस होगा बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फॉलोड बाय रिडक्शन है, कैथोड की तरह काम कर सकता है। रिडक्शन है नॉन मेटेलिक, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कह सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ मैथमेटिकली, या ये कहें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैसे चेंज हो जाएगा, तो एक फैक्टर हो गया नेचर, कौन ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, समथिंग लाइक दिस। दूसरा फैक्टर हो गया नेचर के बाद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे क्या होगा। तो अगर हम हाफ सेल से समझें तो बेटा जितना आप डाइल्यूशन करेंगे ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, जितना कंसंट्रेशन करेंगे रिडक्शन। एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर, विच हैज नेग्लिजिबल इम्पैक्ट। फिलहाल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का एग्जैक्ट इम्पैक्ट देखने के लिए हमने कल पढ़ना शुरू किया था नर्थ इक्वेशन। तो ये जो नर्थ इक्वेशन थी उसमें अगर आपको याद हो, E = E0 -0.059 upon n log Q,
ये वाला वर्ड हमने कल स्टार्ट किया था. दिस वन इज E is equal to E naught minus 0.059 upon N and log Q. ये हमने कल पढ़ना शुरू किया. इस इक्वेशन को हमने कहा नर्स्ट इक्वेशन. यहाँ हमने कहा था तीन चीजों का स्पेशली ध्यान दीजिए. एक E नॉट कैसे रखना है, तो बेसिकली ये E नॉट ऑफ सेल है और E नॉट ऑफ सेल होता है बेटा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, प्रोवाइडेड कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो. ध्यान रखिए सीबीएसई आपको रिडक्शन ही देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इफ द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज नॉट मेंशन्ड देन इट विल टेकन एज रिडक्शन, या कह सकते हैं इट इज मोर स्टैंडर्ड. जब भी आपको पोटेंशियल ना बताया जाए तो रिडक्शन मानेंगे, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कोई किसी भी एक का ऑक्सीडेशन दे दिया है तो उसका साइन अपोजिट करके इसी फॉर्मूले में रखिएगा. नाउ सेकेंड इज एन कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन. ये था पर मोल, कह लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है, ये बराबर ही होंगे. ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन में जितने लॉस होंगे उतने ही गेन होंगे. सो द बेस्ट थिंग इज दैट जितने का भी ऑक्सीडेशन यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा चेंज हुआ है इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जितने का चेंज हुआ है, उन दोनों नंबर्स को डायरेक्ट लिख के उनका एलसीएम ले लीजिए. 2 और 3 है तो 6 आ जाएगा, 3 और 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 और 4 है तो 4 आ जाएगा. तो n के लिए हमारी भाषा में इन जनरल एलसीएम ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर्स का चेंज है उसका एलसीएम ले लीजिएगा. एंड लास्ट बेटा Q निकालते समय डेफिनेटली ये याद रखिएगा, एक तो सिर्फ आयनिक स्पीशीज या एक्वस सॉल्यूशन रखना है, सॉलिड नहीं रखना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, अरे भैया ये पावर क्यों भूल जाते हो, ये पावर नहीं भूलना है, ये रखनी है एंड लॉग तो लेना ही लेना है, देन सॉल्व करने हैं. आई होप सो लास्ट टर्न पे जो आपने ये लिखा था आपने उसको सॉल्व किया होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, और अगर जो प्रॉब्लम है तो डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट नाउ आज हमारा टॉपिक जो है, ये जो हमने पढ़ा ये तो हमारा पिछला रिवीजन था बेटा. आज का हमारा टॉपिक इसी का नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन देख लेते हैं. ओके जैसे नर्स इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन हमने कहा, लेट सपोज कहा इक्विलिब्रियम आ गया है, तो हमें रिलेशन देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में. तो बेटा एक एप्लीकेशन हमारा पहला हो गया, एट इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, यानी रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो आप हेडिंग कह सकते हैं इसे, दैट इज रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट लिख देते हैं. तो बच्चों अगर एट इक्विलिब्रियम पहले ही हमने लिख दिया है तो इक्विलिब्रियम पे जो ईएमएफ होता है यानी एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही बैकवर्ड है. नेट गेन लॉस जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा एस जीरो होता है, डेल्टा, तो ये सारे टर्म्स क्योंकि जीरो हैं तो इसलिए ईएमएफ भी एट इक्विलिब्रियम जीरो है, एक्सपेरिमेंटल ईएमएफ. तो इस नर्स इक्वेशन में दैट इज E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग Q. बच्चों इस इक्वेशन में ये वाला ईएमएफ दिस वन, ये दैट इज एक्सपेरिमेंटल, ये जीरो हो गया, और एट इक्विलिब्रियम आप Q को Kc I hope so मेरी आवाज अब आ रही हो. Now the point is that इक्विलिब्रियम है तो एट इक्विलिब्रियम जो ईएमएफ है वो हमारा जीरो आएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी कहेंगे या क्यू को केसी कहेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, तो अब हम ये कह सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, सॉरी लॉग केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो एट इक्विलिब्रियम
या इट इज रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन किसके बीच में आ गया, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्वेश्चन कैसे होंगे, यूजुअली कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, उसमें पहले देखते ही आपको n पता कर लेना है कि लॉस और गेन कितने का है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और n आने के बाद एलसीएम लेके ऑर्डिनरी तरीके से ये देख लीजिएगा केसी गिवन है या ई नॉट. जनरली एग्जामिनर आपको केसी गिवन करेगा, उसका लॉग लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. बट जब भी मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को गलती क्या होती है, वो ई नॉट अगर दे दिया उसने, ठीक है, और ई नॉट दे दिया और उसके बाद कहा केसी निकालो, लास्ट स्टेप में होता है एंटी लॉग. ठीक है, कई लोग लॉग तो सुनते ही नहीं है, वो लॉग ही सुनते हैं क्योंकि उनका दिमाग ही लॉक हो जाता है लॉग वर्ड से. फिलहाल बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉग इज द इजीएस्ट वे, लास्ट टाइम तो भी बताया था. और लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. तो अगर आपको लॉग लेना आता है तो एंटी लॉग तो आता ही आता है. एक आध बच्चा कह रहा है भैया हमें तो लॉग ही ना आता तो हमें एंटी लॉग भी ना आता. बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपको लॉग नहीं आता तो एंटी लॉग में दिक्कत होगी. बट इट इज द इजीएस्ट, एक क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. बट फिर भी तब तक आप सिर्फ लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग 2, 3 एंड 2, 3, 5 एंड 7 चार लॉग के टर्म्स को याद कर लीजिए. कैसा भी लॉग का क्वेश्चन है आपका गारंटेड लॉग और एंटी लॉग निकल आएगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर भी जरूर बताऊंगा अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले पे. लेट्स सपोज बच्चों ये कह दिया गया है हमसे कि द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर ए जिंक कॉपर कपल सेल. ठीक है, ये हमारा एक जिंक है, इसकी रिएक्शन सपोज किसी एलिमेंट x से की तो जिंक चला गया जिंक +2 में, और ये x +2 चला गया है या x +3 चला गया है x में. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन गिवन है हमें, और इस इक्वेशन में कहा इक्विलिब्रियम आ चुका है. और एक बात कही है कि इसका ई नॉट जो है डायरेक्ट दे रखा है, ई नॉट सेल. ठीक है बच्चों, ई नॉट सेल हमें गिवन है, याद रखना हम क्या कह रहे हैं इस बार, ई नॉट सेल गिवन है. दैट इज लेट सपोज यहाँ पे गिवन है 0.118 वोल्ट. ई नॉट सेल गिवन है 0.118 वोल्ट एंड बेटा ये कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी निकालिए. सो क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन में आप n निकाल लीजिए. ये 3 है, 0 है, तो यहाँ 3 का चेंज, ये 0 है, 2 है, यहाँ 2 का चेंज. जिंक में आपको बच्चे 2 का चेंज दिखना चाहिए, और क्रोम जो भी दूसरा एलिमेंट है उसमें 3 का चेंज. मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे ई नॉट सेल इतना ही लेना था कैलकुलेशन इजी करने के लिए. तो यहाँ n की वैल्यू इस 3 और 2 की वजह से बेटा 6 हो गई. बच्चे n की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे 0.118 आपका ई नॉट की जगह आ गया 0.059/6 एंड लॉग केसी. अब आपकी इच्छा है आप इन दोनों को मैथमेटिकल सॉल्व कर लें या उनको कर लें, वॉट एवर यू विश. मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान है तो मैंने ये लिख लिया, दिस वन इज 2. तो यहाँ ये 2 आ गया, ये 6 यहाँ ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया बच्चे लॉग केसी इज इक्वल टू 2. ओह सॉरी 1.2, यस इट इज 1.2. और अगला और लास्ट स्टेप 1.2 का आप एंटी लॉग ले लेंगे ना. अगर आपको 1.2, 1.3 का एंटी लॉग लेना नहीं आता तो आप खाली इसको ब्रेक करना सोच लीजिए कैसे आप इसे ब्रेक करेंगे. 1.2 का आप लिख सकते हैं ना 1 एंड 0.2. अब आप सोचो किस टर्म, कौन सी चीज का हम लॉग लेते 1 आ जाता, किस चीज का लॉग लेते और 1 आ जाता. तो ऑब्वियसली log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये log 10 आ गया. अगर मैं 1 का एंटी लॉग बोलूंगा तो वो 10 होगा, और 10 का log बोलूंगा तो 1 आएगा. तो मैंने लिखा log 10 तो 1 लिखा है, और एंटी लॉग ऑफ 1 10 होता है. नाउ अब 0.2 किसका है, आपको याद है ना 0.301 होता है log 2 की वैल्यू. तो 2 की वैल्यू है 0.301, तो ऑब्वियसली log 2 से कम ही है. इज इट क्लियर. तो अभी तो फिलहाल मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, या फिर आप टेबल देख के करेंगे. तो 1.2 में ये जो 0.2 है, मैंने कहा ये log 2 से कम ही होगा क्योंकि log 2 होता है 0.3, तो ये log 2 से कम है. दैट मीन्स मैं कह सकता हूं इसे log 1.7 या 1.68 समथिंग लाइक दिस होगा. तो
लॉग में आपको मालूम होगा, अगर दो टर्म लॉग में प्लस में लिखे हैं तो लॉग से पहले ये टर्म कैसे लिखे होंगे, इसका मतलब ये ऐसे होगा, log 1.7 इंटू 10 होगा, फॉलोड बाई इस तरफ है log kc, और अगर मैं दोनों तरफ से log हटाऊं तो kc इज 1.7 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 इज 10, दैट इज 17 आ रहा है। एक बार यहां से रिवर्स चलिए, यहां से रिवर्स चलिए, मैं कह रहा हूं टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड में यहां log kc हो गया, और यहां जब दोनों तरफ log लेंगे तो इस तरफ log 1.7 इंटू 10 आ गया। 1.7 इंटू 10 को एक्सपैंड करके लिखेंगे तो log में मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता है, log 10 की जगह 1 लिखेंगे, log 1.7 की जगह मैंने फिलहाल माना है 0.2 है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा 1.2, और इस तरफ log, मतलब log और एंटी लॉग एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बार देख लिया है, चाहे तो क्रॉस चेक कर लेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। बेटा रिटर्निंग बैक, आपको जो याद रखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय kc, और ये रिलेशन आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट रिलेशन। नाउ द सेकेंड, अब हम हाफ सेल में बात कर लेते हैं, हाफ सेल्स में क्या क्या रिलेशंस आ सकते हैं। नाउ द सेकेंड रिलेशन इज, चलिए पहले हाफ सेल की जगह पहले कंप्लीट सेल में एक रिलेशन और देख लेते हैं, विच इज टर्म्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चों, आई होप सो सभी को मालूम है। गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, और थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उसके हिसाब से कह रहा हूं 99 तो ज्यादा होगी, 99 85% ऑफ द स्टूडेंट just knows this कि Gibbs free energy is the energy which can be converted into some useful work। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। उनसे पूछो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है क्या है, तो 90% आर यूजुअली अ बिग जीरो देयर, ठीक है, जैसे ये जीरो बना हुआ लग रहा है। फिलहाल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 11th के लेक्चर्स को थोड़ा सा देखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। एक्चुअली क्या है ना, केमिस्ट्री स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो चीजों से चलती है, वन इज थर्मोडायनेमिक, वन इज काइनेटिक। वहां दो प्रॉपर्टी हम मानते हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल है, एक काइनेटिक कौन सा स्टेबल। आधे से ज्यादा की ऑर्गेनिक इसीलिए डब्बा है, वो कहते हैं ये थर्मोडायनेमिक काइनेटिक तो भैया फिजिकल में पढ़ते थे, यहाँ कहाँ आ गया, और वहां उन्हें गिब्स फ्री एनर्जी पता ही नहीं होता, इट इज फंक्शन ऑफ व्हाट यही नहीं पता होता, तो फिर वो कोरिलेट या लिंक नहीं कर पाते। बस उन्हें ये पता है ये एक वर्ड है, ये नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, ये जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम है, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिलहाल अभी हमें यहीं पे रुकना है, इस चीज को देखना है। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी वर्क डन है, माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इट इज द एनर्जी इवॉल्व्ड या इट इज द एनर्जी अवेलेबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, तो इसलिए अवेलेबिलिटी या इवॉल्व्ड की वजह से केमिस्ट्री में माइनस साइन आ गया। वर्क डन क्या होता है, फिजिक्स की भाषा में चार्ज इंटू पोटेंशियल कहते हैं, Q इंटू V कह सकते हैं फिजिक्स में वर्क डन। एंड व्हाट इज पोटेंशियल, भाई यहाँ पे भी जो हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी देर से जो हम E कह रहे हैं वो EMF कह रहे हैं, इट इज नॉट फोर्स। कई बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फुल फॉर्म है, तो फोर्स, अगर फोर्स होता तो न्यूटन नहीं होती यूनिट, इट इज इलेक्ट्रोड, बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट ऑब्वियसली V होगी, तो यहाँ पोटेंशियल की जगह तो हम E रख देंगे। एंड व्हाट इज दिस Q, यहाँ Q क्या होगा, तो बेटा बेसिकली Q इज चार्ज। तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फैराडे, 1 फैराडे, जो इस चैप्टर में आगे आएगा 96500। और ऑब्वियसली एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1 फैराडे, और यहाँ n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना होगा तो n इंटू एफ फैराडे, और पोटेंशियल की जगह केमिस्ट्री वाले लिखेंगे E, और अगर स्टैंडर्ड लिखना होगा तो E नॉट, तो इस Q की जगह हम लिखेंगे NF, माइनस भी बीच में आ गया यहाँ कर दो, और इस V की जगह हम लिखेंगे E।
तो इसलिए यहाँ का रिलेशन बन गया है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, या बच्चों ये भी लिख सकते हैं हम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। अगर आप स्टैंडर्ड कह रहे हैं तो ई नॉट कर दीजिएगा, और अगर आप जनरल कह रहे हैं यानी एक्सपेरिमेंटल कह रहे हैं तो खाली डेल्टा जी माइनस NFE। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस टू गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं, जितने लॉस है उतना ही गेन है बैलेंस इक्वेशन में। ऑब्वियसली f फैराडे नंबर है 96500 है, अभी आगे फैराडे लॉ में आएगा। और E या E नॉट क्या है, एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल है तो E है, स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं तो E नॉट है। So this is the relation between Gibbs free energy and electrode potential. Again remember that कि अगर E cell EMF of cell plus होता है तो cell feasible है, cell reaction feasible है, that is reaction will take place. अगर EMF of cell plus में होता है, अगर ये टर्म प्लस में होता है तो सेल रिएक्शन चलती है, यानी ये प्लस है तो मल्टीप्लाई के बाद माइनस हो जाएगा डेल्टा जी। तो फॉर सेल फिजिबिलिटी या फॉर सेल रिएक्शन फिजिबल, यानी कौन सी रिएक्शन अपने आप चल रही है, स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, जिसका ई सेल, बेटा याद रखना ई सेल पॉजिटिव है या फिर डेल्टा जी सेल नेगेटिव है। ये अलग अलग वर्ड हैं, ऑब्वियसली माइनस साइन की वजह से अपोजिट हैं, तो जरा ये याद रखिएगा। फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, फॉर फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ई सेल शुड बी पॉजिटिव and Gibbs free energy या delta G cell should be negative. It is a common sense also, क्योंकि 11th में जो आपने पढ़ा नहीं है वो यही था, ठीक है। नाउ बेटा हमने दो रिलेशन देख लिए हैं, और कोशिश हमेशा करिए आइदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन कि पेज पलटने के बाद, एक नया पेज आने के बाद एटलीस्ट 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड पिछले को रिवाइज कर लें, अदरवाइज आप धोखे में आ जाएंगे, आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे गायब होता जाएगा। तो बिना देखे रिवीजन करना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो बहुत इजी मेरे लिए भी है कि मैं अभी यहाँ रिकैप बटन दबा दूं और आप पिछला पूरा देख लें, बट आपके दिमाग पे लोड पड़ना ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने मेनली कौन सी दो हेडिंग पढ़ी? पहली हेडिंग बेटा हमने आज पढ़ी है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद गिब्स एनर्जी, वो दूसरी थी। पहली किससे पढ़ी थी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड, और वहां एक्सपेरिमेंटल की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो एक्सपेरिमेंटल जीरो हो गया। तो दो रिलेशन अभी तक हमने ये पढ़ लिए हैं, वन इज गिब्स फ्री एनर्जी के साथ एंड अदर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। नाउ द थर्ड रिलेशन इज विद डाइल्यूशन। अगर बेटा हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? डाइल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जरा ध्यान रखना, अगर कोई स्टैंडर्ड पूछ ले तो भैया कहना स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है, उसका तो स्टैंडर्ड ही नहीं गिरता, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होता। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल चेंज हो रहा है। नाउ अब मैं इसे हाफ सेल में आपको पहले लगा के दिखा रहा हूं कि एक हाफ सेल में क्या होगा। सपोज ये हमारा जिंक का हाफ सेल है, जिंक +2 होता है। बेटा चलिए जिंक भी वर्ड नहीं लेते ना, कॉमन कर लेते हैं, एक जनरल कर लेते हैं। Z नाम का कोई एलिमेंट है, +N उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसमें बेटा N इलेक्ट्रॉन गेन किए और Z सॉलिड में चेंज हुआ। ये एक हाफ सेल है, Z नाम का एलिमेंट N इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये चेंज हो रहा है Z एलिमेंटल फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में। ये सॉलिड फॉर्म है बेटा, ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब अगर मैं इसका EMF निकालने के लिए कहूं तो E इज इक्वल टू E नॉट। बेटा जरा ध्यान रखना, यहां E नॉट क्या रखा जाएगा? द पॉइंट इज दैट ये प्रोसेस रिडक्शन का हो रहा है, तो यहाँ E नॉट रिडक्शन रखा जाएगा सिंपली, ना तो प्लस ना ही माइनस, कुछ नहीं, चुपचाप रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन लिखो, यहाँ हो रहा है तो रिडक्शन लिखो यहाँ। दैट मीन्स हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ओके, नाउ -0.059 ये हाफ सेल है बेटा, अपॉन N, ऑब्वियसली N ही हुआ, इस समय N इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लॉग। ऑब्वियसली बेटा लॉग के बाद हमें क्या लिखना होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि सॉलिड है तो 1 मानेंगे। तो ये बेसिकली आपको मालूम होगा ना, प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आती है, या ये कहें न्यूमरेटर में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, डिनोमिनेटर में रिड्यूस फॉर्म।
तो ये रिडक्शन का क्वेश्चन है, तो प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, और रिएक्टेंट में ये जो भी Z नाम का आयन था इसकी कंसेंट्रेशन ही। तो ये हमारा पहला पोटेंशियल आया। नाउ हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन, हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन। बेटा मान लीजिए ये शुरू में जो जिंक आयन थे इसकी कंसेंट्रेशन Z मोल्स पर लीटर थी, 1 लीटर में Z मोल्स थे इसकी एक्टिव मास या कंसेंट्रेशन। अब हमने वॉल्यूम V टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, पहले 1 लीटर था अब V लीटर हो गया है, ठीक है। इफ वॉल्यूम इज मेड V लीटर, बेटा जरा ध्यान रखना ये V लीटर वर्ड में भी कई बार कंफ्यूज करा लेते हैं। अगर उन्होंने कहा है V लीटर पानी ऐड किया है तो भैया शुरू में जो भी 1 लीटर या 2 लीटर दे रखा था वो ऐड होगा और बाद में दोनों को ऐड करके रखा जाएगा। और अब की हमने कह दिया बाद का वॉल्यूम सीधा V लीटर हो गया, इट इज डाइल्यूटेड बाय V लीटर, तो चेंज करके V लीटर वॉल्यूम हो चुका है। नाउ अब इक्वेशन तो यही लगेगी, लेकिन बस ईएमएफ को हमने E2 लिख दिया, शुरू का E1 था, ये E2 आ गया -0.059 अपॉन n। इट इज अ कॉमन सेंस बच्चों, ना तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड तो जो है वही रहेगा, ठीक है। 0.059 कांस्टेंट टर्म है, ये भी चेंज नहीं होगा, n कांस्टेंट टर्म है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा कि शुरू में ये z इतने थे और अब इसे v से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों v से डिवाइड किया? क्योंकि वॉल्यूम v टाइम बढ़ा है तो कंसेंट्रेशन v टाइम्स कम हो गई। सिंपल लैंग्वेज ये थी, या आप कह सकते हैं m1 v1 m2 v2 हमने लगाया है, उसे सिंपल लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज होती है कि भैया हमें रखना है एक्टिव मास। एक्टिव मास होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स हमने कहा था जिंक के या जो भी एलिमेंट है उसके Z है, और वॉल्यूम अब V लीटर है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया है, सिंपली ये नया एक्टिव मास आया। और चाहे तो इस वॉल्यूम को आप यहां लिख दें, व्हाटएवर। अब बेटा हमारे ये जो दो इक्वेशन आई हैं इन दो को आपस में हमें कंपेयर करना है। किन दो को कंपेयर करना है? एक E1 E0 रिडक्शन दिस, और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हम कह रहे हैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड आ गया E2 माइनस E1। जरा चेक करिए राइट हैंड साइड, ये रिडक्शन पोटेंशियल सेम है, चेंज नहीं होंगे। स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेम है, चेंज नहीं होंगे, तो ये तो आपके हट गए। इज इट क्लियर? नाउ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, बाद में क्या आएगा? अब बेटा इन दोनों में जरा बात करें, किस में से किसे घटाना है? सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली बात 0.059 अपॉन n log 1 क्यों? V अपॉन ये वाला आयन माइनस, और जरा ध्यान देना माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Z आयन, ये है, ठीक है। सेकंड माइनस फर्स्ट ये आ रहा है, जिसे आप डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा ऑब्वियसली। अब अगर मैं कहना चाहूं 0.059 दोनों में कॉमन आ रहा है, इतनी मैथमेटिक्स जानते हैं आप। E2 माइनस E1 0.059 कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया। बच्चे लॉग के बाद क्या आएगा? लॉग के बाद ये टर्म प्लस का है तो इसे पहले लिख दो, और ये टर्म माइनस का है तो इसे बाद में लिख लो, ठीक है, इसे बाद में लिख लो। लेकिन आपको मालूम है ये जो भी एलिमेंट है इसके मोल्स तो चेंज हुए नहीं। भाई पानी आपने डाला है, पानी डालने से सॉल्यूट तो बढ़ गया या कम नहीं हो गया, तो ये तो मोल सेम है। दैट मींस ये टर्म हट गया पूरा, ये जितना था उतना ही ये है। इकट्ठे करके लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब आप जरा चेक करें आपका आंसर क्या आ रहा है। अब बेटा आपका आंसर आ रहा है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, क्या आया है बेटा? ये माइनस साइन बाहर आ गया, 0.059 अपॉन n log V टाइम्स। ये आपकी इक्वेशन आई है बेटा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस 0.059 n log V। अब एक बार ये सोच के देखो E2 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर E1 इधर आया तो E1 में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आएगी। पॉइंट क्या हुआ? E1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आएगी। Therefore E2 is less than E1। E1 ज्यादा था, E2 कम हुआ। बेटा एक बार शुरू से सोच के देखो, ये प्रोसेस क्या था? ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का? रिडक्शन का।
आपने डाइल्यूशन किया तो क्या हुआ, डाइल्यूशन करने से माइनस साइन आ रहा है, ये कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो विद डाइल्यूशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस, कितना डिक्रीज होता है 0.059/n log v। अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन का होता तो खाली साइन चेंज हो जाता, ये प्लस का हो जाता, और अगर ये प्लस का हो जाता तो E2 इज इक्वल टू E1 प्लस दिस, और अगर बेटा E1 प्लस दिस होता तो आंसर ज्यादा आता। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं विद डाइल्यूशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, सॉरी विद डाइल्यूशन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये कम हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि उन्होंने कहा कि एक हमारा जिंक का सेल है और इसको हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, और अगर हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया है तो बताओ इसका पोटेंशियल कितने से चेंज होगा। क्वेश्चन क्या है, अ जिंक हाफ सेल, ठीक है, अ जिंक हाफ सेल, जिंक ओब्लिक जिंक आयन या जिंक आयन ओब्लिक जिंक इज diluted 10 times, is diluted 10 times, give the change in potential, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज बताओ। तो बच्चों कैसे कहेंगे, अगर उसने चेंज कह दिया है तो डेल्टा ई पूछा है, मतलब E2 माइनस E1, जहां कुछ नहीं कहा तो रिडक्शन ही है 0.059, जिंक की वैलेंसी 2 दिख रही है तो बेटा ये 2 लगाना मत भूलिएगा। लॉग ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा था, लॉग के बाद डायरेक्ट वॉल्यूम पुटअप किया जाता है, और क्योंकि यहाँ 10 टाइम्स का है तो ये V आ जाएगा लॉग V, और ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा डेल्टा E इज -0.0295 वोल्ट। तो यहां आप कहेंगे कि जो पोटेंशियल है 0.0295 वोल्ट से कम हो गया है, यानी शुरू का पोटेंशियल कोई अगर वैल्यू है सपोज 1 वोल्ट है, तो बाद का पोटेंशियल में 0.02 कम होगा। इज इट क्लियर? 0.03 कह लीजिए 295 को। एनी डाउट? चलिए बच्चों इतने को आप करेंगे, पहले यहां तक याद करें, ओके। इफ एनी डाउट, पहले आप इतने को देख लीजिए, और अगर आपको इसमें लगता है कोई डाउट है या इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है, मेक अ कॉल